सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। नंबर 1 चैनल के इस नंबर 1 शो में आज हम आपको ताइवान का वो समुद्री तट दिखाने जा रहे हैं जहां चीन सबसे पहले हमला कर सकता है। इस हमले को रोकने के लिए ताइवान के पास क्या है, इसकी भी बहुत एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे पास हैं। कच्चा चिट्ठा में ताइवान के एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर उसकी एंटी शिप मिसाइल पर यह रिपोर्ट है और ये सभी सिस्टम आज न्यूज 18 की स्क्रीन पर आप देखेंगे। ये वो हथियार है जिनसे चीन सबसे ज्यादा डर रहा है। लेकिन सबसे पहले बात ताइवान में उस पॉइंट की जहां चीन की फौज सबसे पहले हमला करने का प्लान बना रही है। चीन की नेवी चारों तरफ है। चीन के जंगी जहाज ताइवान के आसपास मंडरा रहे हैं। चीन का हमला किसी भी वक्त हो सकता है और ताइवान इसके लिए पूरी तरह तैयार है। ताइवान में चीन को रोकने के लिए 3 लेवल पर डिफेंस तैयार है। पहला है चीन को समंदर में रोक दिया जाए, उसके जहाजों को मिसाइलों से निशाना बनाया जाए। दूसरा है चीन की फौज ताइवान के तट पर उतरती है तो उसको वहां काउंटर किया जाए, तोप के गोले बरसाए जाएं। तीसरा है जो सबसे खतरनाक युद्ध यानी ताइवान के शहरों में चीन की फौज के साथ गुरिल्ला युद्ध लड़ा जाए। न्यूज 18 की संवाददाता प्रीति रघुनंदन ने ताइवान के उत्तरी छोर से रिपोर्ट भेजी है जहां अलर्ट लेवल सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये वो जगह है जो सामरिक रूप से ताइवान के लिए बहुत अहम है। इस वक्त मैं ईस्ट चाइना के उस हिस्से में खड़ी हुई हूं जहां पर आप मेरी दाईं ओर देखेंगे तो परमाणु संयंत्र ताइवान का मौजूद है। और देखिए जो ऊंची ऊंची पहाड़ियां और पूरा जो इस वक्त आपको ये रडार सिस्टम दिख रहा है जिसमें हाइपर टेंशन आपको तारे नजर आ रही हैं, यहां पर ताइवान का परमाणु सेंटर है। ताइवान की नेवी और कोस्ट गार्ड के शिप की तस्वीरें आप देखिए, ये बहुत ही एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये चीन का ची यांग क्लास का फ्रिगेट है। 4000 टन का ये वॉरशिप हार्पून मिसाइल से भी लैस है। अगर चीन हमला करता है या ताइवान के समुद्री इलाके में दाखिल होता है तो ताइवान के ऐसे ही जहाज उसे काउंटर करेंगे। हालांकि चीन का रास्ता रोकने वाला पहला वॉरशिप कोस्ट गार्ड का ही होगा। ये ताइवान का वो शिप है जो चीन को रोकने के लिए या तो उसे सबसे पहले चैलेंज करेगा या अपनी फौज को अलर्ट करेंगे। मैं इस वक्त भारत से 4500 किलोमीटर ताइवान के किलुंग में मौजूद हूं, वो तटीय इलाका जो चीन और ताइवान के बीच युद्ध के दरमियान बहुत अहम हो जाता है। यहां पर थोड़ी देर पहले शिप लगातार आती जाती नजर आ रही थी। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो मिलिट्री साइड कॉम्बैट शिप, सर्वेलेंस शिप की है। ट्रांसपोर्ट शिप्स यहां पर मौजूद हैं और साथ ही जानकारी ये मिल रही है कि ताइवान की पूरी तैयारी है। और जो इस वक्त मिलिट्री वाली शिप जो कैमरा पर्सन नीरज दिखा रहे हैं वो ताइवान स्ट्रेट में सीधे जाती है निगरानी करने के लिए कि कहीं चीन का कोई शिप या फिर चीन की कोई गतिविधियां वहां तो नहीं हो रही है। और ये वो शिप है मिलिट्री का जिसमें सब कुछ तैनात है, हथियारों से लेकर मिसाइल से लेकर वो तमाम सामान, तमाम हथियार जो युद्ध की परिस्थिति में ताइवान को बचाने का काम करेंगी या ताइवान चीन के सामने चुनौती दे पाएगा। तो इसका मतलब यह है कि इस पूरे तटीय इलाके में जो साउदर्न हिस्से में आता है यहां पर पूरी तैयारी कर ली गई है। ताइवान की तरफ से पूरा जो मिलिट्री बेस है वो नेवी की तरफ से तैयार किया गया है और लगातार कोशिश यही है कि एक भी चूक ताइवान की तरफ से इस युद्ध की शुरुआत में ना हो। ताइवान के कोस्ट गार्ड के पास छोटे बड़े करीब 200 शिप और फास्ट बोट हैं। इनमें कुछ शिप ऐसे हैं जिन पर एंटी शिप मिसाइल भी लगी हुई है, यानी ये जहाज चीन की नौसेना को पहला जवाब देने की ताकत रखते हैं। लेकिन चीन की रणनीति है कि वो फिशिंग बोट्स के जरिए छोटे छोटे ग्रुप में ताइवान के तट पर हमला करें ताकि ताइवान को इसकी भनक कम से कम लग पाए।
यही वजह है कि कोस्ट गार्ड को इसके लिए अपनी तैयारी का लेवल बहुत हाई रखने के लिए ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। ताइवान की कोस्ट गार्ड सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि ताइवान पर अचानक हमला करने के लिए चीन मछली पकड़ने वाली नौकाओं का इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी जानकारियां लगातार बीते दिनों में आ रही है और ऐसी हजारों नावों पर नौसेना के जवान तैनात है, ये भी जानकारी मिल रही है। जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं उसके मुताबिक चीन की नौसेना ताइवान से बस 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। यह ऐसा फासला है जहां उनका ताइवान के कोस्ट गार्ड से आमना सामना ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं। बस डर इस बात का है कि पहला हमला कब होता है, जो एक बड़े युद्ध की शुरुआत भी कर सकता है। इस बीच ताइवान स्ट्रेट 180 किलोमीटर का जो चौड़ा इलाका है, वहां ताइवान को लगता है कि असली खतरा जो होगा वो वहीं से होगा। अब सवाल यह है कि ताइवान चीन का मुकाबला कैसे करेगा। चीन को रोकने के लिए ताइवान के पास और क्या है? ताइवान की ताकत बताने के लिए उसकी मिसाइल से लेकर उसके फाइटर जेट और उसके गुरिल्ला फाइटर्स की भी बात हो रही है। ताइवान से लेकर पूरी दुनिया इस वक्त सिर्फ 3 सवाल पूछ रही है, क्योंकि जो जंग सामने दिखाई दे रही है वो यूक्रेन से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। पहला सवाल, चीन हमला करेगा तो ताइवान खुद को कैसे बचाएगा? दूसरा सवाल, चीन हमला करेगा तो ताइवान के सामने सबसे बड़ा डिफेंस क्या है? तीसरा सवाल, चीन ने हमला किया तो ताइवान चीन को कैसे हरा सकता है या फिर उसे बुरी तरह जख्मी कर सकता है? अब इन 3 सवालों को लेकर ताइवान के पास सबसे बड़ा हथियार क्या है, वो हम इस 10 मिनट की रिपोर्ट में आपको बहुत अच्छी तरह समझाएंगे, क्योंकि ताइवान के वॉर सेंटर में अब इस वक्त इसी मुद्दे पर बात हो रही है। चीन को रोकने के लिए ताइवान के पास सबसे बेहतर हथियार जो है, अब वो देख लीजिए, क्योंकि चीन को इससे ही सबसे ज्यादा खतरा होगा। पहले देखते हैं कि युद्ध होने पर चीन की नौसेना को रोकने के लिए ताइवान क्या कदम उठाएगा। चीन को रोकने के लिए ताइवान की हार्पून मिसाइल तैयार कर दी गई है। इसकी रेंज 250 किलोमीटर से ज्यादा है। ये दुनिया की सबसे बेहतरीन एंटीशिप मिसाइल कही जाती है, जो वॉरशिप से भी लॉन्च की जाती है और फाइटर जेट से भी दागी जाती है। देखिए, ये है हार्पून मिसाइल। ये दुनिया की सबसे खतरनाक और भरोसेमंद एंटीशिप मिसाइल मानी जाती है। ताइवान के F-16 वाइपर ऐसी ही मिसाइल से लैस कर दिए गए हैं, ताकि समंदर में चीन के वॉरशिप को टारगेट बना सके। अगर ये मिसाइल F-16 से लॉन्च की गई तो समझ लीजिए कि चीन के जंगी जहाजों के पास बचने का रास्ता नहीं होगा और इस मिसाइल के हिट करने के बाद उनका डूबना तय है। ये बात चीन भी बहुत अच्छी तरह जानता है कि ताइवान की हार्पून मिसाइल का F-16 पर होना उसके लिए कितना खतरनाक होगा। ताइवान के पास एयर लॉन्च्ड हार्पून मिसाइल का जो वर्जन है, उसकी रेंज 220 किलोमीटर है। हार्पून ऐसी मिसाइल है जो चीन के जंगी जहाजों को ताइवान से दूर रख सकती है, क्योंकि अगर ऐसी मिसाइल को कई विमान से एक साथ लॉन्च किया गया तो ये स्वॉर्म अटैक की तरह चाइनीज वॉरशिप की तरफ बढ़ेंगी और फिर उसके पास खुद को बचाने का रास्ता नहीं होगा। ये मिसाइल समंदर से चंद मीटर ऊपर से गुजरते हुए दुश्मन के जहाज पर अटैक करती है। ऐसे में इस मिसाइल को ट्रैक करना और उसे एयर डिफेंस के जरिए खत्म करना आसान नहीं होता। चीन के हवाई हमले को रोकने के लिए ताइवान के एयर डिफेंस सिस्टम 24 घंटे हाई अलर्ट पर है। ताइवान के पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, जो मध्यम दूरी की मिसाइलों को भी रोकने की ताकत रखता है, उसे ताइवान के चारों तरफ तैनात कर दिया गया है। ताइवान अमेरिका का पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम 2.5 दशकों से इस्तेमाल कर रहा है और उसके पास सबसे आधुनिक वर्जन PAC-3 है। पैट्रियट सिस्टम क्या है, क्यों इसे ताइवान की सबसे खतरनाक ढाल कहा जा रहा है, इसकी क्या खासियत है,
पूरी डिटेल जानने से पहले देखिए कि ताइवान के पास ऐसे कितने सिस्टम हैं जो उसने अमेरिका से लिए हैं। इस वक्त ताइवान ने अपनी समुद्री सीमा के चारों तरफ 400 से ज्यादा पैट्रियट एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात किए हुए हैं। ये सिस्टम 150 किलोमीटर की दूरी पर किसी भी एरियल टारगेट को खत्म कर सकता है। 30 किलोमीटर की दूरी पर यह मध्यम दूरी की मिसाइल को भी रोक सकता है। अब चीन के खतरे को देखते हुए ताइवान ने ऐसे ही सिस्टम को अपग्रेड करने की तैयारी शुरू कर दी है। जो तस्वीरें आपको मैं दिखाने जा रही हूं वो तस्वीरें हैं ईस्ट चाइना सी की, वो इलाका जहां पर सीधे सीधे ताइवान स्ट्रेट का इलाका पड़ता है। यहां से 160 किलोमीटर की दूरी का वो हिस्सा है जहां से चीन लगातार कोशिशें कर रहा है आसमान के जरिए, समंदर के जरिए टारगेट करने की ताइवान को, जिसमें D-11 हाइपरसोनिक उसकी मिसाइल है। इस वक्त आप देख रहे हैं ये पेट्रियट्स, ये जो ताइवान स्ट्रेट का हिस्सा है जहां पर यूएस के पेट्रियट पूरी तरह से निगाह कर रहे हैं, और ये पूरा एंटी ड्रोन सिस्टम यहां पर तैनात किया गया है। एयर डिफेंस ताइवान ने बहुत मजबूत किया हुआ है। ताइवान में इमरजेंसी का लेवल ऑरेंज पर है, यानी युद्ध लड़ने के लिए पूरा देश तैयार है। ताइवान की एक सीक्रेट फोर्स जो उसके नागरिकों के बीच से ही तैयार की गई है, उसको चीन को रोकने की बहुत खतरनाक ट्रेनिंग दी गई है। लगातार शहरों में ड्रिल हो रही है। पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम अपनी तैयारी को बार-बार आजमा रही है। ये वो कमांडो हैं जो ताइवान की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये वो कमांडो हैं जो इस तैयारी के साथ मैदान पर उतरे हुए हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन ताइवान को किसी भी कीमत पर किसी को हथियाने नहीं देंगे। और इस स्पेशल यूनिट को लेकर जो तैयारियां हैं वो आप अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक जाबाज योद्धा को ताइवान पुलिस तैयार कर रही है। और ये देखिए पूरी जो यूनिट है इस वक्त देखिए इन्होंने पूरा बैग पैक किया हुआ है, जिसको कहते हैं कि युद्ध के लिए तैयार है ये कमांडो। चाहे गन्स लेके, बुलेट या हैंड गन की बात कर लें, या फिर हम अमेरिका से आई हुई 2017 की इन गन्स की बात कर लें, किस तरह से आप जब फायर होगा तो बचाव करेंगे, ये भी तैयारी पूरी इन्होंने की हुई है। तो एक भी एक्शन अगर चीन की तरफ से होता है जमीन पर तो ये कमांडो तैयार है। टारगेट को ट्रिगर करना है और कैसे ये कमांडो पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और देखिए एक एक जगह को खाक छान रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अगर उनका टारगेट है तो उन्हें पकड़कर उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देश का नंबर 1 न्यूज चैनल आपको दिखा रहा है। ताइवान की K9 यूनिट की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। वो तस्वीरें आप देख रहे हैं कॉम्बैट ऑपरेशन जो आपने सुना होगा, उन कॉम्बैट ऑपरेशन को अंजाम देते हुए देखिए ये तस्वीरें आपको, वो एक एक अलमारी को, एक एक जगह को खंगाल कर देख लेना चाहते हैं कि क्या उनका जो मिशन है, जो उनका टारगेट है, वो कहीं इन तस्वीरों में तो नजर नहीं आ रहा है। और देखिए आगे बढ़ते हुए ये पूरी लाइव तस्वीरें और इनके कोड वर्ड्स में ये अपनी बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए यूएस मेड मिसाइल गन्स इनके पास हैं और ये जो यूएस बेस्ड गन्स इनके पास है, इसके जरिए ये पूरी तैयारी के साथ इनके सर पर देखिए वो कैमरेज लगे हुए हैं जो अंधेरे में भी काम कर सकते हैं। पूरा जो एक्टिव रडार सिस्टम है, हेडफोन से लेकर सब कुछ इनके इस पूरी यूनिफॉर्म में, इस वर्दी में है। यह हफ्ता चीन और ताइवान के बीच जारी तनाव को लेकर बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगस्त तो किसी तरह बिना युद्ध के बीत गया है, लेकिन सितंबर में चीन अपनी पिछले 1 महीने की तैयारी के बाद युद्ध वाला बटन दबा सकता है। शी जिनपिंग इस वक्त बस सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं और सितंबर का पहला हफ्ता उनकी घरेलू राजनीति और कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर दबदबा कायम करने के लिए सही टाइम साबित हो सकता है। ताइवान में इस वक्त लोग चीन को लेकर दहशत में हैं, लेकिन उन्हें पूरा यकीन है कि चीन को टक्कर दी जा सकती है। चीन बार बार युद्ध अभ्यास करके सिर्फ ताइवान को ही नहीं बल्कि दक्षिण चीन सागर के आसपास बहुत से देशों को डराने में लगा हुआ है। शी जिनपिंग ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अपना हथियार बनाया हुआ है, वही नीति जिसका इस्तेमाल अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा करने के लिए किया था। लेकिन शी जिनपिंग का सबसे बड़ा धोखा क्या है वो आप इस रिपोर्ट को देखकर बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे, क्योंकि शी जिनपिंग ने अब अपने बहुत अच्छे दोस्त व्लादिमीर पुतिन को धोखा दे दिया है।
ताइवान की बिसात पर चीन की बड़ी चाल। ताइवान पर चीन की चाइनीज चक्कर रणनीति। यूक्रेन युद्ध में चीन का डबल गेम। जिनपिंग की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद हिंद प्रशांत महासागर के इलाके में उथल पुथल के एक ऐसे दौर की शुरुआत हुई है जिसे देखकर लगता है कि चीन कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है। ताइवान पर चीन के आक्रामक रुख को देखते हुए शक के साथ तो अब दक्षिण कोरिया के साथ एक बड़ा युद्धाभ्यास कर रहा है। अमेरिका के युद्धाभ्यास को लेकर भी चीन के तेवर सख्त हैं। आलम यह है कि चीन और ताइवान के मामले पर दुनिया दो धड़ों में बढ़ चुकी है। एशिया और पश्चिम के कुछ देश ताइवान मसले और वन चाइना पॉलिसी पर चीन का खुलकर समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं ताइवान के साथ अमेरिका मजबूती से खड़ा है। इससे पहले हम आपको चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के हर पहलू को समझाएं, उससे पहले हम आपको चीन के डबल गेम की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। चीन के डबल गेम की ये तस्वीरें ताइवान से करीब 8000 किलोमीटर दूर क्राइमिया में दिखाई दी हैं। दरअसल चीन ऐलान कर चुका है कि वो यूक्रेन जंग में रूस के साथ खड़ा है, लेकिन अब जो तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं वो चीन की धोखाधड़ी की पोल खोल रही हैं। ये क्राइमिया में रूस के साकी एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में एयरबेस पर सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है। अब इन तस्वीरों को देखिए, आपको साकी एयरबेस की जमीन पर काले रंग के गड्ढे नजर आएंगे। दूसरी तस्वीर में आपको इन गड्ढों के साथ साथ काले रंग का धुआं भी नजर आएगा। आइए अब आपको इन दोनों तस्वीरों में फर्क भी समझा देते हैं। स्क्रीन की दाईं तरफ आपको जो तस्वीर नजर आ रही है वो उस वक्त ली गई थी जब तक साकी एयरबेस पर यूक्रेन की सेना ने ड्रोन अटैक नहीं किया था, और स्क्रीन की बाईं तरफ की तस्वीर यूक्रेन की सेना के ड्रोन अटैक के बाद ली गई और इनमें आपको तबाही के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। अब जरा इस वीडियो को गौर से देखिएगा। ये वीडियो क्राइमिया में साकी एयरबेस पर हुए धमाके के फौरन बाद लिया गया। धुएं के गुबार से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि धमाका कितना जबरदस्त रहा होगा। दरअसल 9 अगस्त को यूक्रेन की सेना ने क्राइमिया में रूसी फौज के साकी एयरबेस पर एक ड्रोन अटैक किया था। इस ड्रोन अटैक में साकी एयरबेस पर मौजूद हथियारों का एक गोदाम तबाह हो गया था। इतना ही नहीं, यूक्रेन के इस ड्रोन अटैक में एयरबेस पर खड़े रूस की नौसेना के 8 लड़ाकू विमान भी नष्ट हो गए थे। खबर के मुताबिक इस हमले में रूस की नौसेना के 5 Su-24 फेंसर और 3 Su-30 फ्लैंकर लड़ाकू विमान नष्ट हो गए थे। आइए अब आपको ब्लैक सी में मौजूद रूस की नौसेना के हेडक्वार्टर पर हुए एक दूसरे ड्रोन हमले की तस्वीरें दिखाते हैं। रूस के नेवल बेस पर यह हमला 20 अगस्त को हुआ था, लेकिन इस हमले के बाद जो जानकारी सामने आई उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया था।
यूरेशियन टाइम्स की खबर के मुताबिक ब्लैक सी में मौजूद रूस की नौसेना के हेडक्वार्टर पर हुए हमले में यूक्रेन की सेना ने चीन के स्काई आई ड्रोन का इस्तेमाल किया था। इतना ही नहीं, यूरेशियन टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक इस ड्रोन को चीन की ट्रेडिंग वेबसाइट अलीबाबा से महज $8,000 में खरीदा गया था और यूक्रेन की स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस ने रूस के नेवल बेस पर हमला करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। हमला करने के लिए यूक्रेन की सेना ने स्काई आई ड्रोन को मॉडिफाई कर इसमें एक बम फिट किया था और इसे एक स्लो क्रूज मिसाइल में तब्दील कर दिया था। खबर के मुताबिक मेड इन चीन स्काई आई ड्रोन लंबी दूरी की उड़ान भरने में सक्षम है। वैसे तो स्काई आई ड्रोन एक कमर्शियल ड्रोन है, लेकिन यूक्रेन की सेना ने इनको कामिकाजी यानी आत्मघाती ड्रोन बना दिया है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि चीन रूस और यूक्रेन दोनों के साथ डबल गेम खेल रहा है। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने रूस और यूक्रेन दोनों के साथ डिफेंस डील की हुई है और इसके तहत वो रूस और यूक्रेन दोनों को अपने ड्रोन बेच रहा है। फिलहाल यूक्रेन जंग के दौरान यूक्रेन चीन की कंपनी DJI के बनाए हुए ड्रोन का इस्तेमाल रूस के खिलाफ कर रहा है। दरअसल DJI के ड्रोन में लगा एरोस्कोप सिस्टम विशेष रिसीवर की मदद से इलाके में उड़ान भर रहे दूसरे ड्रोन और उसके ऑपरेटर का पता लगाकर उन पर नजर रखने में सक्षम है। दुनिया ताइवान और चीन के बीच जंग की आशंका को लेकर खौफ में है, तो ताइवान से 8,000 किलोमीटर दूर यूरोपीय देश यूक्रेन में एक बड़ा परमाणु खतरा मंडराने लगा है। यूक्रेन में यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास जंग जैसे हालात बन गए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच हुई गोलाबारी से इस परमाणु प्लांट के एक हिस्से को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। अब इस बात का खतरा बना हुआ है कि इस न्यूक्लियर प्लांट से रेडिएशन लीक हुई तो पूरे यूरोप पर एक नया संकट छा जाएगा। ये ऐसी मुसीबत है जिसकी चपेट में मॉस्को से लेकर पेरिस तक आ सकता है। ज़ेपोरिज़िया पावर प्लांट पर तेज हुई जंग। यूरोप के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र पर खतरा। न्यूक्लियर पावर प्लांट से परमाणु हादसा होने की आशंका। ज़ेपोरिज़िया में चेर्नोबिल 2। तबाही की ये तस्वीरें यूक्रेन के मैदान जंग से आई हैं। ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर हर कोई दहशत में है। ये वो तस्वीरें हैं जो कभी भी यूरोप के लिए एक बड़ी तबाही का सबब बन सकती हैं। दरअसल जंग की ये तस्वीरें ज़ेपोरिज़िया पावर प्लांट के आसपास के इलाकों की है, जहां इस वक्त रूस और यूक्रेन की फौज के बीच जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। रूस का आरोप है कि यूक्रेन की सेना ज़ेपोरिज़िया पावर प्लांट के पास के शहर एनरहोदार को निशाना बनाकर गोलाबारी कर रही है। अफरा तफरी का मंजर, आग की लपटों में धू-धू जलती कारें, आग बुझाने के लिए भागते दौड़ते फायर ब्रिगेड के कर्मचारी। दिल दहलाती ये तस्वीरें यूक्रेन के ज़ेपोरिज़िया प्रांत के एनरहोदार शहर के एक इलाके की हैं। यूक्रेन का आरोप है कि रूस की सेना ने ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास के शहर एनरहोदार शहर में गोलाबारी की। शहर के मेयर के मुताबिक रूस की इस गोलाबारी में 10 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। यूक्रेन का आरोप है कि रूस जानबूझकर IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की टीम आने से पहले ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास गोलाबारी कर रहा है।
इतना ही नहीं, यूक्रेन का ये भी आरोप है कि जिस दिन से रूस ने यूरोप के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र पर कब्जा किया है, वो इसके दम पर पूरे यूरोप को न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर रहा है। यूक्रेन जंग के दौरान ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास जारी जंग की वजह से इस संयंत्र को नुकसान पहुंचा है। यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र के नजदीक गोलाबारी को लेकर यूक्रेन और रूस एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हम इस वक्त ताइवान में हैं, लेकिन हमें यूक्रेन जंग पर जो जानकारियां मिल रही हैं वो वाकई डराने वाली है। खबर है कि यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र के नजदीक गोलाबारी को लेकर यूक्रेन और रूस एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन दोनों इस इलाके में गोलाबारी को रोक नहीं रहे हैं। लिहाजा अब इस संयंत्र की जांच के लिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की एक टीम यूक्रेन जा रही है, जो प्लांट के अंदर के हालात का जायजा लेने के बाद संयुक्त राष्ट्र को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। ये वो तस्वीर है जिसे देखकर पूरी दुनिया, खासकर यूरोपीय देशों की परेशानी बढ़ गई है। ये सैटेलाइट तस्वीर ज़ेपोरिजिया परमाणु संयंत्र की है और इस तस्वीर में सफेद रंग का धुआं साफ देखा जा सकता है। खबर के मुताबिक जंग के दौरान हुई गोलाबारी की वजह से इस संयंत्र के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा है। रूस का आरोप है कि यूक्रेन की सेना ने परमाणु संयंत्र को निशाना बनाकर इस पर गोलाबारी की। В прошедшие сутки артиллерийскими подразделениями Вооруженных сил Украины территория станции обстреляна трижды. Всего было выпущено 17 снарядов, 4 из которых попали по крыше спецкорпуса номер 1, где хранятся 168 сборок с американским ядерным топливом фирмы Westinghouse. Еще 10 снарядов разорвались в 30 метрах от сухого хранилища отработанного ядерного топлива, и 3 разорвались в районе спецкорпуса номер 2, в котором находится узел хранения свежего ядерного топлива фирмы Twell и хранилище твердых. दरअसल पूरी दुनिया को इस बात का डर सता रहा है कि अगर इस परमाणु संयंत्र को जंग की वजह से नुकसान पहुंचा तो इससे रेडिएशन लीक होने की वजह से चेरनोबिल जैसा बड़ा हादसा हो सकता है। फिलहाल रूस और यूक्रेन दोनों ही एक दूसरे पर संयंत्र पर गोलाबारी करने का आरोप लगा रहे हैं, जिससे इलाके में तबाही मचने की आशंका पैदा हो गई है। जानकारों का मानना है कि अगर हाइड्रोजन और रेडियो एक्टिव मटेरियल लीक हुआ तो ज़ेपोरिजिया परमाणु संयंत्र में आग भी लग सकती है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से अपील की है कि वो ज़ेपोरिजिया परमाणु संयंत्र पर खतरे को देखते हुए इसका नियंत्रण अपने हाथ में ले ले। Вчорашніх подій, тобто будь-яке відключення станції від мережі, будь-які дії Росії, які можуть спровокувати відключення реакторів, знов поставлять станцію за крок від катастрофи. Тому так важливо, щоб місія МАГАТЕ прибула на станцію якнайшвидше і допомогла тримати АЕС під українським контролем у постійному. जंग के दौरान ज़ेपोरिजिया पावर प्लांट पर मंडराते एक बड़े परमाणु हादसे के खतरे को देखते हुए अब IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की 14 सदस्यीय टीम यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट के हालात का जायजा लेने के लिए यूक्रेन पहुंच रही है। IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी ने खुद एक ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी दी। वो दिन आ गया है, IAEA का ज़ेपोरिजिया को समर्थन और सहायता मिशन अब अपने रास्ते पर है। हमें यूक्रेन और यूरोप की सबसे बड़ी परमाणु सुविधा की सुरक्षा करनी चाहिए। इस मिशन का नेतृत्व करने पर गर्व है, जो इस हफ्ते के अंत में ZNPP में होगा। रूस ने ऐलान किया है कि ज़ेपोरिजिया पावर प्लांट की जांच के लिए आने वाली IAEA की टीम को उनके इस मिशन के दौरान पूरी सुरक्षा दी जाएगी। Той части, которая касается территории подконтрольной России, естественно, там будет обеспечиваться вся безопасность на необходимом должном уровне. С учетом тех рисков, которые постоянно там превалируют и которые связаны с непрекращающимися обстрелами украинской стороны этой территории. इस बीच यूक्रेन जंग के दौरान
रूस के पूर्व राष्ट्रपति और व्लादिमीर पुतिन की यूनाइटेड रशिया पार्टी के अध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने एक बड़ा ऐलान किया है। उनका कहना है कि रूस यूक्रेन में अपना मकसद पूरा होने तक ये युद्ध नहीं रोकेगा। उनके बयान के मुताबिक इस जंग के लिए यूक्रेन की नेटो में शामिल होने की जिद ही जिम्मेदार है। उनके बयान पर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने पलटवार करते हुए कहा कि जब तक यूक्रेन की फौज रूसी सेना से अपने देश के तमाम इलाके वापस हासिल नहीं कर लेती, तब तक वो भी ये जंग नहीं रोकेंगे। Українці, українки. Щороку в останні вихідні літа в нашій державі відзначалося два свята. Дуже тісно пов'язані. День міста Донецьк і День Шахтаря. В 2014 році через окупантів все змінилося для Донецька. А цьогоріч всій Україні не до свят. Але ми не забули і не забудемо про жодне своє місто і про жодну свою людину. Донецьк завжди був одним з найбагатіших і найсильніших міст України. Шахтарська праця завжди була однією з найбільш поважних професій. Зараз Донбас майже зруйнований російськими ударами, спустошений, гордий і славний український Донецьк принижений російською окупацією, пограбований. Росія принесла туди найстрашніше – абсолютне ігнорування цінності будь-якого життя, абсолютну неповагу до будь-кого. Окупанти रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ये ऐलान कर चुके हैं कि फिलहाल रूस यूक्रेन में अपना सैन्य अभियान नहीं रोकेगा। तो दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि वो रूस के कब्जे वाले इलाके वापस जीत कर ही दम लेंगे। और हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको ये बताएंगे कि आखिर रूस यूक्रेन के इलाकों को अपने कब्जे में करना क्यों चाहता है। वॉशिंगटन पोस्ट में